अब विस्तार से पूरी 27 जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, जो 27 एविडेंस है या 27 प्रमाण हैं, उनको एक एक करके अपन देखेंगे, जिससे कि एक अचूक तरीके से स्थापित होता है कि महाभारत का काल क्या था या महाभारत की तिथि युद्ध शुरू होने की क्या थी और उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। पहला, शनि 1 वर्ष तक गुरु के साथ विशाखा के पास में थे। दूसरा, शनि उत्तर फाल्गुनी के पास में चले गए थे। तीसरा, शनि का प्रभाव रोहिणी पे था। चौथा, गुरु शनि के साथ 1 वर्ष के लिए विशाखा के पास चले गए थे। पांचवा, गुरु श्रवण के पास वक्री चले गए थे। छठवां, गुरु का प्रभाव रोहिणी पे था और उसके बाद जो 17वें दिन का सूर्यास्त था और सूर्य और चंद्र की जो स्थिति थी वह समान थी। सातवां, मंगल ग्रह जो है ये मेघा के पास वक्री हो गया था। आठवां, मंगल ग्रह ज्येष्ठ और अनुराधा के पास वक्री होकर चला गया था। नौवां, मंगल जो है ये अपासव्य अर्थात उल्टी दिशा में, जो उनका स्वाभाविक क्रम है उसके उल्टी दिशा में जा रहे थे और वो चित्रा और स्वाति नक्षत्रों के बीच में बराबर चमक रहे थे। हालांकि उनका जो मतलब जो दिख रहे थे वो बहुत ही भयभीत और बहुत ही ऐसे निष्ठुर या निर्दय इस तरह का उनका आभामंडल था। 10वां, मंगल ग्रह जो है चित्रा को प्रभावित कर रहा था। 12वां, मंगल ग्रह सीधे श्रवण और अभिजीत का जो क्षेत्र था उसमें चला गया था। 12वां, बुध जो है ये सभी नक्षत्रों से होते हुए निकल रहे थे। 13वां, बुध जो है इनको ये तिर्यक तरीके से उठ रहे थे, मतलब जो उनका स्वाभाविक जो पाथ है, जो स्वाभाविक उनकी परिधि है उससे अलग और बहुत ही विचित्र तरीके से जो 17वां दिन महाभारत का था उस दिन ये बहुत ही तिर्यक तरीके से उठ रहे थे, जो कि बहुत ही विचित्र था। युद्ध के 18वें दिन शुक्र, भृगुसून, बुध, शशि जैन और मंगल धरापुत्र ये आकाश के पश्चिमी क्षेत्र में देखे गए थे युद्ध के 18वें दिन। 15वां, जो शुक्र है वो परिक्रमा लगा रहे थे दूसरे ग्रहों के साथ और वो उत्तर की दिशा में जाते हुए पूर्व भाद्रपद जो है उसकी परिक्रमा दूसरे तारों के साथ लगा रहे थे। 16वां, श्वेता या बुध ये जो ग्रह है ये चित्रा के समीप जाके स्थिर हो गए थे। 17वां, श्यामा या श्वेता ये जो ग्रह है ये बहुत तेज़ी से चमक रहे थे और ये जाके ज्येष्ठ जो ग्रह है नक्षत्र है उसके पास चले गए थे। 18वां, तीव्र जो ग्रह हैं और या जो नक्षत्र हैं वो कृतिका के समाप्त जाके समस्त चले गए थे। 19वां, जो बड़े पुच्छल तारा है और जो उसका स्प्रेड मतलब उसका जो प्रभाव है वो भी जाके पुष्य नक्षत्र के पास में हो रहा था। 20वां, 7 ग्रह जो है ये चंद्रमा के साथ आकाश में शाम को और रात को युद्ध के 14वें दिन देखे गए थे। 21वां, 7 ग्रह और जो है सूर्य के निकट प्रथम दिन युद्ध के देखे गए थे। 22वां, 7 ग्रह सूर्य से दूर जाते हुए 17वें दिन युद्ध के देखे गए थे। 23वां, जो सूर्य है और जो चंद्रमा है ये एक साथ रोहिणी के ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे थे युद्ध के प्रथम दिन और चंद्रमा जो है ये राहु को पूरी तरह से ग्रसित कर लिया था इसने, जो कि सूर्य की तरफ जा रहा था। 25वां, जो पूर्ण जो चंद्र था कार्तिक का जो पूर्ण चंद्र था वो बिल्कुल आभाहीन और कांतिहीन हो गया था और चंद्रमा का जो है वो जो दिख रहे थे वो बिल्कुल लाल तांबे जैसे लाल दिख रहे थे और साथ में पूरा आकाश भी रक्त रंजित पूरा आकाश लाल दिख रहा था। और 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक 13 दिन के अंतराल से देखे गए थे। ये 26वां साक्ष्य है या प्रमाण है। 27वां, 3 ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण, ये 14 दिन जो 14 जो कार्तिक माह का जो 14 दिन था कृष्ण पक्ष का, उस दिन ये सब देखे गए थे। इस तरह से इन 27 प्रमुख खगोलीय घटनाएं
देखी गई हैं जो कि महाभारत में वर्णित हैं, और ये 27 खगोलीय घटनाएं एक साथ हुई तब महाभारत की तिथि निर्धारित हुई, और तब मतलब उस दिशा में हम आगे बढ़े। और आगे भी जो रिसर्चर हैं उनके लिए यही मैं कहूँगा कि ये 27 जो स्थितियाँ हैं ये प्रमाणित हैं और ये शास्त्रोक्त हैं और ये महाभारत के संदर्भ से ही ली गई हैं। इसलिए मैंने इनको आधार मान के आगे का सब कैलकुलेशन, आगे का गणित किया। अब आगे डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी, ये एक ट्रेडमार्क लेखक के नाम का है। इन्होंने एक पद्धति विकसित की है खगोलीय घटनाओं को देखने की, जिसको इन्होंने डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी का टाइटल दिया है, या इस नाम से इन्होंने उसको प्रचलित किया है। तो लेखक कहते हैं कि ये जो 27 सबूत, जो 27 बातें या 27 जो मैंने तथ्य लिखे हैं, इनको ये हर एक हमको महाभारत के युद्ध के संदर्भ में जो 110 हमने घटनाएं सोची थी पहले कि 110 को हमको एनालिसिस करना है, 110 घटनाओं का हमको विश्लेषण करना है, तो उसमें 27, अगर मैं हर एक का 27 का गुणा करता तो मेरा बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग काम था कि हर एक 110 घटनाओं पे इन 27 का प्रभाव देखना। और यह करीब करीब एक समुद्र मंथन जैसा महान काम था और मैंने किया भी, लेकिन उसमें हालांकि मुझे कम से कम एक बहुत ही अमूल्य निधि या एक अमूल्य रत्न उस समुद्र मंथन से जो मैंने किया मुझे प्राप्त हुआ। मैंने एक टेक्निक का आविष्कार किया, एक तकनीकी विकसित की काम करने की, जिसको मैं कहता हूँ डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी, DVA ट्रेडमार्क। जब मैंने ये सब अध्ययन किया, महाभारत का अध्ययन किया मैंने मंगल के संदर्भ में, और ये जो DVA है या डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी है या गतिमान दृश्य खगोलविधि कह सकते हो आप, ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। और हालांकि मैं कह रहा हूँ कि ये मैं इसका आविष्कारक हूँ, लेकिन सारा जो श्रेय है वो हमारी जो करीना सॉफ्टवेयर की टीम है उनको जाता है, जिन्होंने बहुत उचित तरीके से वॉयेजर 4.5 और DVA ये दोनों का आविष्कार किया और मुझे आवश्यक सॉफ्टवेयर बना के दिया। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो भी हमको जिस भी तारे को, ग्रह को, नक्षत्र को हमको देखना है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा केंद्र बिंदु है उसको हम पृथ्वी की एक विशिष्ट जगह से कैसे देख सकते हैं, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब पृथ्वी पे आप एक जगह स्थिर रह के आकाश को अलग अलग स्थिति को देख सकते हो, ये इस सारी पद्धति की सबसे बड़ी बात है। बजाय इसके कि आज तक जो उपलब्ध था हमारे पास, आज तक हमारे पास ये उपलब्ध था कि आकाश के अलग अलग स्थिति के फ़ोटो खींचे हुए थे और हम उनको देखते थे अलग अलग जगह से। लेकिन इस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के कारण, ये जो हमारी टीम ने विकसित किया डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी, इससे ये हो गया कि भले ही वो चंद्रमा हो, सूर्य हो, कोई नक्षत्र हो, कोई ग्रह हो, कोई धूमकेतु हो, कोई भी हो, तो इसलिए हमको उनकी जो चलन है या उनको जो देखना है हमको, वो हम एक ही जगह से बैठ के अलग अलग सबको देख सकते हैं। ये इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ा, और इस कारण इससे हमको जो इंटरवल जो हमको पता करना था कि किस कालखंड में महाभारत हुई, उसको पता करने में हमको बहुत ज़्यादा मदद हुई। जैसे कि मैंने मंगल ग्रह के वर्णन करने में या मंगल ग्रह की स्थिति के बारे में, जब मैंने ये महाभारत में जो साक्ष्य दिए हैं और मेरा जो विचार था या मेरा जो सोच थी, उनको जब मैंने मिलाया तो मैंने पाया कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये उसी चीज़ को मतलब प्रमाणित कर रहा है, उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब को मदद कर रहा है। इसी तरह से जो अरुंधति की जो युग है, जिसको हम अरुंधति युग कहते हैं, या जो अभिजीत का जो पतन या अभिजीत का जो अंधेरे में चले जाने की जो घटना है, उन सब में, या फिर शनि और शुक्र, गुरु और शनि की जो विशाखा के पास जाने की जर्नी है, इन सब ने हमें बहुत ज़्यादा समझने में मदद की। हालांकि मैं ये भी जानने में उत्सुक था कि जो बाकी जो रिसर्चर्स हैं या बाकी जो विद्वान हैं, उन्होंने जो 27 पॉइंट मैंने ऊपर लिखे हैं, जो कि महाभारत से ढूंढ के मैंने निकाले हैं मूल ग्रंथ से, उसके बारे में उन विद्वानों को क्या मत था, ये भी मैंने देखने की कोशिश की। तो मैंने जब मेरी रिसर्च शुरू की महाभारत के बारे में, तो मेरा विचार था कि मैं दूसरों की इसकी आलोचना करूं, दूसरों के काम की आलोचना करूं, उसमें क्या लिमिटेशन से देखूं। लेकिन ये सारी घटना इतनी मुश्किल नहीं निकली जितना मैं सोच रहा था,
क्योंकि जब मैंने अरुंधति का जो प्रकरण हल कर लिया और अरुंधति के बारे में जो मैं निष्कर्ष पे पहुंचा, तो मेरे पास एक इंटरवल के लिए नीचे कि न्यूनतम कब शुरू हुआ होगा और अधिकतम कब शुरू हुआ होगा, ये इंटरवल मैंने स्थापित कर लिया, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। तो इसलिए ये अरुंधति युग की जो स्थापना हो गई, अरुंधति युग का जो एक इस डायनामिक मेथड के कारण जो एक आविष्कार हो गया या एक स्थापत्य हो गया कि इसके पहले नहीं और इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, उस कारण मेरी रिसर्च करने में या मेरे शोध करने में बहुत ज़्यादा मदद हुई। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस सत्य को कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही अपन जो सोचते हैं उसमें अपन जो काम करना चाहते हैं या हम जो शोध करना चाहते हैं उसमें स्वतः एक सृजनात्मक विचार शक्ति बहुत ही आवश्यक वस्तु है, लेकिन उससे भी आवश्यक वस्तु है कि आपका थोड़ा आपका योग भी होना चाहिए, आपका थोड़ा लक भी होना चाहिए। इस चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि अगर यही सारी जो रिसर्च मैंने की, यही सारा शोध जो मैंने किया, अगर मैंने किसी और तरीके से किया होता, अगर अरुंधति की घटना मेरे दृष्टि से नहीं आती या मेरे उसमें नहीं संयोग से मेरे पास नहीं आती वो दृष्टि, तो फिर मैं पाता, जैसे कि मैंने देखा कि मुश्किल से 4-20 जो रिसर्चर जो शोधार्थी का मैंने काम देखा है, उसमें मुश्किल से 4 लोग थे जिनका इंटरवल या जिनका जो कालगणना है कि महाभारत कब हुई थी, ये इस अरुंधति युग के आसपास मिलती है। मोडक जो हैं उन्होंने तो 5000 साल ईसा पूर्व, 5000 वर्ष ईसा पूर्व, और दीक्षित ने तो 7300 ईसा पूर्व, इतनी पुरानी डेट्स महाभारत की एक उन्होंने कल्पना की है कि तब हुई थी। लेकिन ये दोनों जो तिथियां हैं ये एक बिल्कुल ही अप्रॉक्सीमेशन है या बहुत ही मोटा निकाला हुआ है कैलकुलेशन, क्योंकि कोई भी एक विशिष्ट वर्ष बताने के बजाय ऐसे 2000 वर्ष के इंटरवल देते हैं और बड़े बड़े समय अंतराल देते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा आपको आगे करना कुछ भी संभव नहीं होता है। लेले जो है उन्होंने 5228 ईसा पूर्व का तिथि बताई, और वर्तक जो है इन्होंने 5561 5561 BC ये तिथियां बताई। तो ये दोनों कम से कम एक निश्चित तिथि इन्होंने बताई, और इसलिए मैंने जो मेरी आगे का अध्ययन शुरू किया वो निश्चित तिथियों को लेके शुरू किया, और मैंने पाया कि लेले जो हैं और वर्तक जो है इनके काम को पहले देखा जाए, क्योंकि इन्होंने एक निश्चित वर्ष दिया था। बाकी विद्वानों ने 2000 वर्ष के इंटरवल दिए थे या बड़े बड़े इंटरवल दिए थे, जो कि जिसको मतलब गलत कहना भी मुश्किल है और उसको मंजूर करना भी मुश्किल है। इसलिए मैंने जिसको कहते हैं कि आसान जो काम था वो लेले ने जो 5228 ईसा पूर्व कहा था, और वर्तक ने जो 5561 5561 BC, इन दो तिथियों को मैंने पहले सोचा कि पहले इनको अपन देखते हैं गणितीय गणनाओं से कि इनमें से कौन सी सही है। और फिर मैंने मेरी जो डायनामिक विजुअल मेथड है वो लगाई, और फिर मैंने पाया कि लेले ने जो वर्ष दिया है 5228 ईसा पूर्व, वो बिल्कुल ही साफ हो जाता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था उस समय। वो जो हमने अभी पद्धति देखी, जो हमारे अरुंधति का कालखंड भी देखा, अरुंधति युग भी देखा, और डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी से देखा, तो लेले का कालखंड मैंने तो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। और फिर मैंने सारा ध्यान जो वर्तक हैं उनके जो कालखंड उन्होंने दिया, जो तिथि उन्होंने दी 5561 5561 BC, उसके ऊपर मैंने सारा ध्यान मेरा दिया, क्योंकि मैंने 3-4 तरीक़ों से उसको गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार सही साबित हो रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा उनके प्रति गंभीर हुआ और मैंने उनको अध्ययन करना शुरू किया कि उस समय शनि की स्थिति और बुध की गुरु की स्थिति, इन सब की स्थिति क्या थी 17वें दिन युद्ध के। और इस तरह से मुझे लगा कि ये कालखंड जो है 5561 ईसा पूर्व जो वर्तक बोल रहे हैं वो काफ़ी मुझे प्रॉमिसिंग लगा। और फिर उसके लिए मैंने फिर उस पर और ज़्यादा दूसरे जो मेरे एडवांस टेस्ट थे, मतलब एक बार मोटा निर्धारित हो गया कि ये हो सकता है एक संभावित उत्तर, तो फिर मैंने उस पर बड़ी टेस्ट लगाने शुरू की। वर्तक ने एक निश्चित तारीख दी है कि 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व, ये एक निश्चित तारीख दी है कि इस दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। अब मैंने युद्ध का पहला दिन तो ये मान लिया, लेकिन मैं उनका जो उन्होंने जो
ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया है उस समय बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व को जब मैंने वायेजर मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें जब मैंने फिट किया तो मैंने पाया कि शनि तो चित्रा के पास है और जुपिटर गुरु श्रवण के पास है और सभी ग्रहों की स्थितियाँ जैसी आवश्यक थी वैसे है। और फिर मैंने एक एक करके उनके और विस्तार से अध्ययन किए। अब यहाँ से लेखक जो है बहुत विस्तार से सब अपने एक्सपेरिमेंट बताते हैं, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि जो वाकई गंभीर लोग हैं वो उसको पढ़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं और जो आम श्रोता हैं उनको मेरे ख्याल से कोई इसमें ज़्यादा रुचि नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा 2-4-6 पन्ने इसमें स्किप कर रहा हूँ। और जिनको बहुत रुचि है इसमें उनको मैं कहूँगा कि उन्होंने करीब 25 प्रयोग लिखे हैं कि शनि का इस पर प्रभाव था, उसका मंगल का उस पर प्रभाव था, शनि और गुरु साथ में घूम रहे थे, ऐसे करके काफ़ी टेक्निकली है, स्ट्रांग है। मतलब मेरे ख्याल से ज्योतिषी जो जानते हैं उनको भी थोड़ा मतलब कुछ पेन किलर वगैरह लेके बैठना पड़ेगा, इतना अच्छा। लेकिन वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है लेखक ने जिस तरह से जो प्रयास किया है, बहुत ही विस्तार से लिखा है। तो ये मैं सारे पन्ने स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ उनको बहुत ही टेक्निकल है, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको निवेदन है कि कृपया करके मूल टेक्स्ट पढ़ें और आप उस पर अपने नतीजे निकालें। और इसके आगे अब हम इसका जिस्ट देखेंगे कि ये इसका जो सार है वो क्या है और वो सारी कहानी की दिशा में आगे जा रही है।